हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 7 विकास एवं एवोल्यूशन की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था समजात अंग समवृद्धि अंग किसे कहते हैं, समजात अंग समवृद्धि अंग में अंतर, अवशेषी अंग किसे कहते हैं, अवशेषी अंग का उदाहरण, इसके अलावा जीवाश्म क्या है और जीवाश्म के उदाहरण के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। लेट्स स्टार्ट ए न्यू पार्ट संयोजक कड़ी एवं नहर। लेसन 7 को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों और आज का टॉपिक है संयोजक कड़ी एवं महर। तो हम जानेंगे संयोजक कड़ी होती क्या है। प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने समीप के दो जीवों से समानता प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रकृति के ऐसे जीव जातियां जो अपने आसपास के दो जीव जातियों से समानता प्रदर्शित करते हैं और दोनों के गुणों को प्रदर्शित करके दोनों के बीच एक जोड़ का काम करते हैं, एक संयोग का काम करते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर जीव या जाति को हम संयोजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक कहते हैं। जिस तरह से हमें दरवाजे को बंद करने के लिए कुंडी की जरूरत पड़ती है, सेम उसी तरह संयोजक कड़ी जो जीव होते हैं वो अपने आजू बाजू के दो जीवों से सिमिलर होते हैं, उनकी तरह कैरेक्टर दिखाते हैं और दोनों की तरह लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन बीच वाले जीवों को आजू बाजू वाले जीवों की संयोजक कड़ी कहते हैं या कनेक्टिव लिंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप देखेंगे यूग्लिना। यूग्लिना ये एक ऐसा जीव है जो पौधों और जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी का काम करता है। यहाँ पे यूग्लिना कनेक्टिव लिंक है प्लांट और एनिमल्स के बीच में, क्योंकि यूग्लिना में प्लांट की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है और अपना सेल फूड फॉर्मेशन करता है, मींस अपना भोजन स्वयं बनाता है यूग्लिना। इसके अलावा यूग्लिना में जंतुओं की तरह भी कैरेक्टर होते हैं। जब ये रात्रि के समय प्रकाश इसको प्राप्त नहीं होता तब ये एनिमल की तरह अपने फ्लैजिला द्वारा पानी में घुले हुए भोजन को ग्रहण करता है। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिटरमाइन करता है, प्लांट की तरह भी और एनिमल की तरह भी। इसलिए यूग्लिना जो है प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी कनेक्टिव लिंक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवाश्म है सेकेंड आर्कियोटेरिक्स, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिया है। ये इसका संयोजक कड़ी का ही एक उदाहरण है। ये आर्कियोटेरिक्स अब केवल जीवाश्म के रूप में पाया जाता है, परंतु ये दो वर्ग के बीच में कनेक्शन का काम करता है, संयोजन का काम करता है। पहला सरीसृप एवं पक्षी के बीच कनेक्शन का काम करता है। यानी आर्कियोटेरिक्स एक प्राथमिक जीवाश्म पाया गया है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि आर्कियोटेरिक्स में सरीसृप की तरह कैरेक्टर पाया जाता है, यानी सरीसृप की तरह एक लंबी पूंछ होती है, सरीसृप की तरह इनमें दांत होते हैं और सरीसृप की तरह इनके पूरे शरीर में सल्क पाए जाते हैं, स्केल्स। और पक्षी की तरह इसमें कैरेक्टर होता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षी की तरह क्या कैरेक्टर होता है, तो इनके पूरे शरीर में पंख पाए जाते हैं और
पक्षियों की तरह। तो आर्कियोप्टेरिक्स भी आपका संयोजक कड़ी है। आज का सेकंड टॉपिक है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या होता है आर्कियोप्टेरिक्स? आर्कियोप्टेरिक्स एक सबसे प्राचीन जीवाश्म माना गया है, ठीक है, जो दो जीव जातियों के बीच कनेक्शन का काम करता है, यानी दो जीव जातियों के बीच समानता प्रदर्शित करता है। पहला सरीसृप, जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया, और दूसरा है पक्षी वर्ग। तो अब हम देखते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, इसे हम प्राथमिक जीवाश्म भी कहते हैं और इसको पूरी तरह हम कह सकते हैं जीवाश्मी संयोजक कड़ी, क्योंकि ये जीवाश्म भी है और ये सरीसृप और पक्षी के बीच संयोजन का काम भी करता है। ओके बच्चों, तो इसमें दोनों की तरह कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे सरीसृप की तरह कैरेक्टर। सरीसृप की तरह इसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं? तो सरीसृप की तरह इसमें पूंछ पाई जाती है, पूंछ, लंबी पूंछ। दूसरा कि इनमें दांत पाए जाते हैं। तीसरा इसमें सर्प, पूरी बॉडी पे स्केल पाए जाते हैं। और चौथा पसलियां होती हैं, रिब्स, यानी रिब्स पाई जाती। इसके अलावा पक्षी की तरह कैरेक्टर देखेंगे। इसमें पक्षी की तरह क्या क्या कैरेक्टर होता है? पहला चोंच, इसमें चोंच होती है। दूसरा उड़ने के लिए पंख, और पूरे बॉडी में फर या पर कहते हैं इसको, फेदर, पूरी बॉडी में पर पाए जाते हैं। चौथा हड्डी, अस्थियां हल्की होती हैं, ताकि ये पक्षियों की तरह आसानी से उड़ सके। तो इस तरह से सरीसृप में दोनों के समान कैरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है लेमानवाद, विकासवाद। जीवों में विकास कैसे हुआ, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने थॉट दिए, अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसको हम विकास का सिद्धांत कहते हैं। किस तरह एक सूक्ष्म जीव धीरे 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 लंबे समय तक क्रमिक परिवर्तन के द्वारा एक बड़े जीव का रूप ले लिया, उसके लिए विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसमें पहला सिद्धांत था लेमार्क का सिद्धांत। देखेंगे बच्चों, लेमार्क नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक लेमार्क, जिन्होंने विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो लेमार्क एक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम डी लेमार्क माना जाता है। इन्होंने विकास के बारे में बताया और इनके अनुसार वातावरण में या प्रकृति में रहने वाले जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जब किसी भी जीव के चारों ओर का वातावरण बदलता रहता है तो जीवों के अंदर उनकी शारीरिक बनावट में, उनके क्रियाओं में और उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो वातावरण के बदलने के कारण जब जीवों के शरीर में परिवर्तन आता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उनकी संरचना में परिवर्तन आता है, उनकी क्रियाओं में परिवर्तन आता है, तो कुछ अंग लगातार यूज होते रहते हैं जो लंबे समय तक विकसित होते हैं, और कुछ अंग जिनका काम नहीं होता वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और जीवों में नए नए अंगों का निर्माण होने लगता है, जिससे जीवों में नए गुण विकसित होते हैं और ऐसे जीव अपने पूर्वज से एकदम अलग हो जाते हैं और एक नई जाति का निर्माण करते हैं। फिर से एक बात सुनेंगे बच्चों, लेमार्क ने बताया अपनी बुक फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी में इन्होंने लिखा था और बताया कि जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चारों ओर का वातावरण जब लगातार बदलता रहता है तो जीवों में, उनके शारीरिक बनावट में, उनकी संरचना में, उनके व्यवहार में और उनके कार्य में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण जीवों के कुछ अंग क्रियाशील रहते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, कुछ अंग जिनका काम नहीं रहता वो धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा जीवों में नए अंगों का निर्माण होने लगता है,
जिससे जीवों में नए गुण विकसित हो जाते हैं और वह जीव अपने पूर्वज से एकदम अलग हो जाता है और एक नई जाति का निर्माण होता है। तो नई जाति के निर्माण के लिए लेमार्क ने बताया कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए इन्होंने जिराफ का उदाहरण बताया कि अफ्रीका के जिराफ पहले घोड़े के साइज के थे और जब जमीन में उगी हुई घास या छोटे पौधे या झाड़ियों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे थे, तो लगातार खाते रहने के कारण एक समय बाद जब भूमि और झाड़ियों में भोजन की कमी होने लगी, तब यह जिराफ बड़े वृक्षों को भोजन के लिए उपयोग करने लगे, जिसके कारण ये अपने आगे के पैरों को तनों पर शाखाओं में फंसाने लगे और गर्दन को खींचकर भोजन को पकड़ने लगे, जिसके कारण तो लगातार वो अपने आगों के पैर और गर्दन का उपयोग करके झाड़ियों को या बड़े वृक्षों को खींचने लगे। बार बार लगातार आगे के पैर और गर्दन का उपयोग होने के कारण गर्दन और पैर की मांसपेशियां खींचने लगी, उनकी हड्डियों में विकास हुआ और वो खींचने लगे। धीरे धीरे ये परिवर्तन चलता रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने लगा और आज के वर्तमान जिराफ उत्पन्न हुए, जिनके आगे के पैर लंबे और गर्दन लंबी हो गई। तो इस तरह से लेमार्क ने बताया कि जीवों में किस तरह क्रमिक परिवर्तन हुआ बदलते वातावरण के अनुसार और उनमें लंबी गर्दन बन गई और लंबे पैर विकसित हो गए। तो ये थे लेमार्कवाद। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लेमार्कवाद की आलोचना। कुछ कमियां रह गई लेमार्कवाद में जिसकी आलोचना वैज्ञानिकों ने किया। पहली आलोचना थी लेमार्कवाद की कि अंगों में वृद्धि का कोई निश्चित प्रमाण नहीं था कि किन अंगों में वृद्धि होगी, किसमें नहीं होगी, क्यों नए अंग विकसित हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे। दूसरा, बदलते वातावरण के अनुसार नए अंग निर्मित हो रहे हैं, यह समझाना मुश्किल था। तीसरी आलोचना थी अंगों के उपयोग और अनुपयोग को नहीं समझ पा रहे थे वैज्ञानिक कि क्यों नए अंगों का उपयोग ज्यादा हो रहा है, पुराने अंगों का उपयोग नहीं हो रहा। चौथा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होगी कि नहीं होगी, इसको भी लेमार्क ने नहीं समझाया। इस तरह से लेमार्क की आलोचना थी। बच्चों, अक्सर एग्जाम में लेमार्कवाद की आलोचनाएं पूछा जाता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक है आज का जैव विकास के सिद्धांत का दूसरा, डार्विनवाद। लेमार्कवाद की कुछ कमियों को पूरा करने के लिए चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जैव विकास का सिद्धांत। ठीक है, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक जो थे, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जैव सिद्धांत प्रस्तुत किया, जैव विकास का सिद्धांत। उन्होंने चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने 1859 में अपनी पुस्तक द स्पीसीज ऑफ ऑरिजिन में इन्होंने बताया, यानी जाति की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक लिखी थी 1859 में इन्होंने, और उसमें इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि किस तरह जीवों में धीरे धीरे विकास होता है और एक सूक्ष्म छोटा जीव विकसित होकर एक बृहद पूर्ण विकसित जीव का रूप ले लेता है। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया का भ्रमण बीगल नामक जहाज में किया और अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किस जहाज पर भ्रमण किया, तो आप लोगों को नाम नोट करना है। जहाज का नाम है बीगल। बीगल नामक जहाज था, इस जहाज पर वो बैठकर भ्रमण किए और सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनकी जो लिखी गई बुक थी स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन,
परेशान कर रही है। एक वायरस आया हुआ है, कोरोना वायरस, जो पूरी पृथ्वी को हिलाकर रखा हुआ है और अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। जो जीव इस कोरोना वायरस से अपने आप को प्रतिरोधित बना पा रहा है, अपने अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप कर पा रहा है, सैनिटाइजर यूज कर रहा है, मास्क यूज कर रहा है, सोशल डिस्टेंस बना के रख रहा है, वो उसके लाइफ ड्यूरेशन बढ़ रही है, वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। लेकिन जो जीव लापरवाही कर रहा है, अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहा, जो मनुष्य, वो कोरोना से ग्रसित होकर मरता जा रहा है। इस तरह पृथ्वी कभी बाढ़ के रूप में, कभी सूखे के रूप में, कभी भूकंप के रूप में अपने स्वरूप को बदलती है और उसमें से योग्य जीवों को सेलेक्ट करती है या चुनाव करती है। इसके थॉट चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला, जनन क्षमता का अधिक होना। जीवों में जनन क्षमता की कैपेसिटी ज्यादा होती है, संतान पैदा करने की क्षमता ज्यादा होती है। कई प्रकार की जलीय मछली जो कि करोड़ों की संख्या में अंडे देते हैं, लेकिन वो सारे जीव अगर विकसित हो जाएंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन प्रकृति स्वरूप बदलती रहती है। छोटी मछलियों के अंडों को, मछलियों के अंडे को छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां खा लेती हैं। कुछ अंडे से जब मछलियां विकसित होती है तो बड़ी मछली, मगरमच्छ, सांप, ये सब लोग खा लेते हैं। धीरे धीरे कुछ जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, भोजन की कमी से मर जाते हैं और बहुत कम ही जीव विकसित हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एक कुत्ते के 4 बच्चे पैदा होते हैं। वो चारों प्रकृति में ठंड के कारण कुछ जीवित रह पाते हैं, कुछ दुर्घटना से मर जाते हैं, कुछ कुत्ते के बच्चे दूसरे जीव के द्वारा खा लिए जाते हैं, कुछ गाड़ी के नीचे आकर दब जाते हैं, मर जाते हैं और एक या मुश्किल से 1 या 2 ही बच्चा जीवित रह पाता है। इस तरह से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। सेकंड है विविधता एवं आनुवंशिकता। विभिन्नता और आनुवंशिकता के कारण भी जीवों में, आनुवंशिकता गुणों के कारण में जीवों में नए नए गुणों का निर्माण हो जाता है, नए नए लक्षण विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपने पूर्वज से एकदम अलग हो जाते हैं और नई जाति का निर्माण करते हैं। फिर है तीसरा, जीवन संघर्ष। हर जीवों में लाइफ कॉम्पिटिशन, जीवन संघर्ष होता रहता है। जीव अपने आप को जीवित रहने के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करते रहते हैं और जो जीव इस संघर्ष में जीवित रहता है वो आगे विकसित होता है, जो नहीं वो मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जंगल में अक्सर देखते हैं शेर और हिरण के बीच अपने अपने जीवन के लिए संघर्ष चलता है। शेर हिरण को खाने के लिए संघर्ष करता है और हिरण अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करता है। अगर हिरण भागकर बच जाता है तो वो जीवित रह जाता है और शेर भूख से मर जाता है, और अगर शेर हिरण को भोजन के रूप में खा लिया तो शेर तो जीवित रहता है परंतु हिरण मर जाता है। इस तरह हर जीव में संघर्ष होता है। फोर्थ पॉइंट है सामर्थ्य या क्षमता। जीवों में बदलते वातावरण के अनुसार अंदर प्रतिरोधक क्षमता या सामर्थ्य क्षमता होती है। जो जीव अंदर से मजबूत होता है, सामर्थ्य होता है, बलशाली होता है, वो लंबे समय तक जीता है और जो नहीं होता वो मर जाता है। फिर है पांचवा, अनुकूलन। अनुकूलन या एडेप्टेशन। बदलते वातावरण के अनुसार जो जीव अपने आप को परिवर्तित कर लेता है तो जीवों में स्वयं को परिवर्तित करने की क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अगर हम अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित रहेंगे तो हम लंबे समय तक जिएंगे और यदि हम अनुकूलित नहीं हो पाते तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ये है अनुकूलन। छठवां पॉइंट है नए जाति की उत्पत्ति। इन सभी कारणों से जीवों में नए नए गुणों का निर्माण होता है, नए नए लक्षणों का निर्माण होता है। जीव अपने आप को वर्तमान के वातावरण के अनुसार
जिससे वो अपने पूर्वज से एकदम अलग हो जाता है और एक नई जाति के रूप में जन्म लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे में धीरे धीरे बंदरों में परिवर्तन हुआ बदलते वातावरण के अनुसार और वो आज के वर्तमान मनुष्य बन गए। तो ये था डार्विन का सिद्धांत। लास्ट टॉपिक है इस क्लास की दिया हुआ है डार्विनवाद की आलोचना। जिस तरह रहमानवाद की कुछ कमियां थी उसी तरह डार्विनवाद की भी आलोचनाएं हैं। डार्विनवाद की प्रमुख आलोचनाएं में हम पढ़ेंगे बच्चों। आज की पहली आलोचना है इसके कारण नई जाति का निर्माण होता है जो सभी जगह मान्य नहीं है। सेकेंड, इन्होंने योग्यता पर जोर दिया था कि जो योग्य है, जिसकी सामर्थ्यता ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो आगे उत्पत्ति करते हैं, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया था। तीसरा, इनके वादे में कमियां थी। ठीक है। चौथा, यह वाद अवशेषी अंगों के बारे में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहा था। इस तरह से डार्विनवाद की आलोचना भी प्रस्तुत हुई। तो आज की वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आप YouTube वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा।